जी अभिषेक जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपने वो मुझे डॉक्यूमेंट को रिफाइन करके भेजा ही नहीं। डॉक्यूमेंट को रिफाइन करके मैं पिछले 15-20 दिन से थोड़ा हेल्थ रीजन की वजह से परेशान चल रहा हूँ। ओहो ओहो, आई होप नाउ यू आर वेल। नो नो, नॉट फ्रॉम माय साइड, माय वाइफ साइड। ओहो ओहो ओहो, प्लीज उसका टेक कुछ केयर पुरानी ऑफ। प्रॉब्लम्स ये थी। बाकी सब चीजें तो बाद में हो जाएंगी, पहले आप उनके स्वास्थ्य नहीं, का ध्यान रखिए। अभी काफी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, काफी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। तो क्या है ना कि काफी 6 साल पहले कुछ दिक्कत हुई थी, तो वो हर दूसरे साल तीसरे साल कुछ फिर से वापस आ जाती है। ओहो ओहो, नहीं नहीं, आप उनका बड़े सर ध्यान ध्यान में रखिए। और हाथ में प्रॉब्लम होती है। ओहो 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 ओहो। आप गए थे वहाँ पे वर्धा में? हाँ हाँ हाँ। बेसिकली एक्चुअली में हम सब लोग अपने अपने बोझ में दबे हुए हैं। एक जी इंटीग्रेटेड अच्छा भारत देने की सोच मुझे वहां पे पूर्णतया अनुपस्थित दिखाई दी। जी जी मेन प्रॉब्लम ये है, मैं तो बड़ी जी छोटी सी बात कह रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं करते रहिए। केवल अच्छे भारत का संकल्प लीजिए और हर सप्ताह उसे दोहरा दीजिए। हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो। सभी के सभी मॉडल्स जो है ना जमीन पर उतर जाएंगे और बहुत परिष्कृत फॉर्म में उतर जाएंगे। जी देखो अभिषेक जी, मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ इस वर्धा वर्धा बजट में, क्योंकि मैं जी संजीव शर्मा को सुन पाया। जी संजीव शर्मा ने कुछ ऐसे हाँ, तथ्य बताए मुझे जो मेरे जी संज्ञान में नहीं थे। जी मैं पहले जो है, भारत में ऑलरेडी 36 जातियां और 72 कलाओं वाला पूर्ण ग्राम स्वराज्य था। ये जी बहुत तथ्यात्मक तरीके से वो भी आरबीआई के डॉक्यूमेंट के माध्यम से वो मुझे समझा पाए, जो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं ये समझ पाया कि महात्मा गांधी जी एक बहुत ही फ्रॉड व्यक्ति थे, जिन्होंने सत्य को हमेशा छिपाया। अदरवाइज यदि मैं महात्मा गांधी की जगह होता तो मैं ये कहता कि हमारे यहाँ पे ग्राम स्वराज्य था, ग्राम गणतंत्र था, जिसमें 36 जातियां और 72 कलाओं की उपस्थिति होने पर ही उसे ग्राम स्वराज्य माना जाता था। अंग्रेजों ने उसे इस तरीके से तोड़ा। हम पुनः ग्राम स्वराज्य को स्थापित करेंगे। महात्मा गांधी जी ने अपना ग्राम स्वराज्य बना लिया। वाह, कितने महान थे महात्मा गांधी जी। अब आप ये देखिए, गीता का सन वो है कि अहिंसा परमो धर्म। वो गांधी जी ने कहा मेरे, और इतने जो है दुष्ट निकले कि उन्होंने उस श्लोक का दूसरा पार्ट भी छिपा लिया। अहिंसा परमो धर्मा धर्मस्य हिंसा तदेव च। धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। किसको हक दे दिया था मिस्टर महात्मा गांधी को कि वो कहें कि अहिंसा परमो धर्मा ये हमारा है? किसने महात्मा गांधी को ये हक दे दिया था कि वो कहें रघुपत राजा राजा राम पतित पावन सीताराम, सबको सन्मत दे भगवान अल्लाह अकबर तेरा नाम, जो भी है। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी यदि वो ये कहते कि इस कवि ने ये लिखा हुआ है और आज की परिस्थितियों में हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए मैं इस बात को इस ढंग से कहना चाहूं। ये उनके चरित्र को मैं स्ट्रांग मानता। आज जो उन्होंने किया है वो उनके घटियापन का दर्शन है, वो उनके फ्रॉड का दर्शन है। भारत में तो इतने ब्रह्मचर्य हुए, किसी को भी जो है ना लड़कियों के साथ नहीं लेटना पड़ा। फिर महान चरित्र के महात्मा गांधी जी को अपने ही जो है ना भतीजियों के साथ नग्न अवस्था में लेटने की जरूरत क्या पड़ गई? ये सारी चीजें मतलब संजीव शर्मा जी ने बताई? नहीं नहीं, संजीव शर्मा जी ने बड़ी सीमित बातें बताई। उन्होंने तो एक ग्राम स्वराज्य में कैसे 36 जातियां और 72 कलाएं एक साथ रहती थी। उन्होंने दूसरी बात मुझे ये समझा पाई कि हमारी समस्या की जड़ जो है, हमारा जो
करेंसी हम छाप रहे हैं और करेंसी का जो 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 एक्सचेंज का सिस्टम है, किस तरीके से अंग्रेजों ने हमें उससे तोड़ा। उन्होंने ये बहुत बारीकी से हमें समझा पाया कि हम सोने की चिड़िया थे तो क्यों थे। उन्होंने बहुत बारीकी से हमें समझा पाया कि अंग्रेजों ने कोई युद्ध नहीं लड़े हैं, उन्होंने सिर्फ सट्टा की है और हमारे ग्राम स्वराज्य को तोड़ने में यदि किसी दुष्ट की भूमिका है तो वो अंग्रेज की है। उन्होंने हमको एक बहुत बारीकी से समझाया कि हमारे नेता बहुत बड़े दुष्ट हैं, जिनको हम माननीय जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, उससे बड़ा दुष्ट इस देश में पैदा नहीं हुआ, जिसने 700 करोड़ रुपए 1947 में देकर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता के दौरान जो भी मॉन्यूमेंट यहाँ बनाए थे उन सबको खरीदा और अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन दे दी। 700 करोड़ रुपए 1947 में आरबीआई के अकाउंट से अंग्रेजों को चले गए, ताउम्र पेंशन की। देखो, किसी न किसी को तो निर्णय लेना होता था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वो निर्णय लेते। मुझे आपत्ति इस बात से है कि उन्होंने जनता को क्यों नहीं बताया। मुझे आपत्ति इस बात से विद्वानों से है, आप जैसे विद्वानों ने, जिन्होंने मालूम रहते हुए भी ये तथ्य जनता से छिपाया। और यदि मालूम नहीं था तो हम सबको अपनी विद्वत्ता पे थोड़ी बहुत लज्जा आ जाएगी, तो शायद हम इस देश का भला कर पाएंगे। मैंने एक निर्णय तो ये लिया है कि मैं अपनी भाषा की कठोरता को यथावत रखूंगा जी। क्योंकि सोए हुए या नाटक करते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए मधुर जो है भाषा काम नहीं आएगी। जी जी जी। और जिसको नहीं जागना हो ना जागे। जिसे अपने बच्चों को जहर परोसना हो, जिसे जो है ऐसी दुष्ट व्यवस्था चाहिए हो कि ये उसे मालूम हो कि जैविक, बिना हम जैविक हुए रासायनिक विष से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती है कि हम कितने दुष्ट विद्वान हैं, जहां की 3/4 जो है दूध नकली हार्मफुल केमिकल से बनाया जा रहा है और हम विद्वान चुप हैं। हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा क्यों नहीं आती है? यदि हम और कुछ ना करें, सिर्फ अपनी विद्वत्ता पे लज्जा करना लगे, तो मैथिली शरण गुप्त सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प दिला के इस देश को नैया पार कर देंगे। मेरी आज बड़ी विस्तार से रामवीर सिंह जी से बात हुई है, वो मैंने आपसे शेयर की है, उसे ध्यान से सुनिए आप। रामवीर सिंह कौन? जो जिनसे अपन मिले थे मध्य प्रदेश भवन में। अच्छा, हाँ। जो हम लोग एक ही वाहन में आए थे, आपको याद हो? जी 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 जी। उन्हीं रामवीर जी से बात हो रही थी। जी। तो मैंने उनको समझाया कि आज की परिस्थितियां भयावह, घोर, भयानक अंधकार को दर्शा रही हैं, लेकिन मूर्ख लोग अंधकार से लड़ते हैं। सज्जन विद्वान लोग जो है सिर्फ एक दीपक जला देते हैं और वो अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। हम किसी की लाइन छोटी करने में अपनी एनर्जी खर्च ना करें, उसके बगल में एक बड़ी लाइन खड़ी कर दें। ये देश जो है इतना बदल जाएगा। इस देश की इकोनॉमी मैथिली शरण गुप्त अपने मॉडल से 5000 ट्रिलियन डॉलर कर देंगे। 5000 ट्रिलियन डॉलर। मैं क्या कह रहा हूं इसका मुझे पूरा एहसास है, और जो कुछ भी कह रहा हूं वो बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। जी जी। नहीं, आप बताइए, हम कितने विद्वान हैं कि ये सब तथ्य जो है ना इस देश से जो है ना छिपाए गए, और हम कहते हैं हम विद्वान हैं। आपके ऊपर गुलामों के नियम थुपे हुए हैं, नया कानून बना दिया है, पुराना सेक्शन ए, नया सेक्शन ए, फिर भी हम कहते हैं विद्वान हैं, फिर भी हम कहते हैं मोदी है तो संभव है। हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा ही नहीं आती है अभिषेक जी। इसलिए जो आपने मुझसे कहा था कि मैं कंट्रीब्यूट करूं, मुझे लगता है कि उन विद्वानों के बीच में मैं बहुत छोटा इंसान हूं, लिहाजा मैं कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहूंगा। मैं तो सिर्फ एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि जो वो चाह रहे हैं मैं उसे जमीन पर उतार दूंगा, यदि वो अच्छे भारत का संकल्प ले लें। और यदि वो अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो मेरा मानना है
कि उनका प्रारब्ध है कि वो इसी दुष्ट व्यवस्था में मरेंगे, गलेंगे, जूते खाएंगे, लाते खाएंगे, पुलिस जो है ना उनको गाली देके थाने से भगा देगी, उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम होंगे और वो जेल में सड़ेंगे। यही उनका प्रारब्ध है। इतनी दृढ़ता से मुझे कोई भी नेता, कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी व्यक्ति जो है ना समाज सेवी इस भाषा में बात करते हुए मुझे तो आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। जी। आपको दिख रहा हो तो बताइए आप मुझे। नहीं, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। तो भैया अच्छे, जब हम कह रहे हैं कि आप सब लोग जिस स्वरूप में हो मुझे ग्राह्य हो, तुम दुष्ट हो तो भी ग्राह्य हो, दुर्जन हो तो भी ग्राह्य हो। दूसरा एक बात पूछूं आपसे? जरूर पूछिए। अभी आपकी एज जो है वो 65 के आसपास होगी, 65 70। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कोई जिम्मेदारियां बची हुई हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा। जी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी एक मतलब एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है और एक वो तो है। और साथ ही साथ काफी सारी जिम्मेदारियां से आप निकल भी आए। नहीं, लेकिन जो जिम्मेवारी बची है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। मैं अपनी सिचुएशन बताता हूँ। मुझे मालूम है आपके बारे में। मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, थोड़ा सा उसमें स्पष्टता आ जाए। 2014 तक मैं फुल टाइमर था, मतलब सब काम धाम छोड़कर यही सब चीजों में लगा हुआ था जी। और जब सच्चाई सामने आई केजरीवाल एंड गैंग की, तो मैं बाहर आ गया। और फिर आपने केजरीवाल पर मेरा वीडियो देखा है क्या? जी जी, देखा हुआ है। तो जिसमें मैंने कहा है कि केजरीवाल ने सिर्फ एक दो चीजें सिद्ध की हैं कि आम जनता मूर्ख है, उसे मूर्ख बनाया जा सकता है, और दूसरा उसने राजनेताओं से सिद्ध किया है कि हे राजनेताओं, उम्र में तो मैं तुम्हारा बेटे जैसा हूं, दुष्टता में मैं तुम्हारा बाप हूं। ये दो ही चीजें उसने सिद्ध की हैं। आम जनता को सिद्ध किया है कि तुम मूर्ख हो, और नेताओं को कहा है कि दुष्टता में मैं तुमसे बड़ा हूं। तो अभी जी को तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी कि फिर अपना रोजी रोजगार और पारिवारिक जिम्मेदारियों में घर वालों ने बांध दिया, तो उसमें लग गए। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। देखो, आपकी उम्र कम है, आपकी तो पूरी बात नहीं। सुनाइए, बताइए। हाँ। जब पैसे कमाने की धुन आई तो ऐसा धुन आई कि परिवार और सभी चीजों से वो करा, और छोटा भाई नशे की गिरफ्त में चला गया, उसने सुसाइड कर लिया। तो अब मैं What was his age? At that time he was 29. Oh, and whether he was married or single? He was single. उसकी शादी होनी जा रही थी, लेकिन चलो बहुत अच्छा हुआ कि शादी के पहले उसने सुसाइड किया, नहीं तो एक और लड़की की और बुरा हाल होता। और जब सारी चीजों को जोड़ के देखा तो हमें लगा जिस उम्र में हमें घर को संभालना चाहिए उस उम्र में तो हम आंदोलन कर रहे थे। जी। तो फिर इसके बाद इन सब चीजों से मन खट्टा हो गया। हमें लगा कि बैलेंस बहुत जरूरी है, सभी चीजें आवश्यक हैं, लेकिन हाँ, we have to maintain a balance has to be there in the life। अभी मेरे पेरेंट्स हैं, बूढ़े हैं। फादर की एज 80 के करीब है और मदर 73 के आसपास की हैं। और 2 छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आंदोलन के चक्कर में शादी भी लेट हुई। तो बेटा जो है वो 5 साल का हो जाएगा अभी अगले महीने से, सितंबर से। बहुत ही छोटा। बेटी जो है, बहुत ही छोटा बेटी जो है, बेटी जो है वो 3 साल 3 महीने की है, 2 महीने की। तो मैं चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें कर नहीं पाता और बहुत सारी चीजें वो नहीं होती। घर की
घर में स्टेबल रहे। वाइफ की तबीयत पिछले 3 साल में 2-3 बार खराब हुई, और बच्चों की जन्म भी आजकल ऑपरेशन से होते हैं, और कई सारी और वो भी तो एक मेडिकल दुष्टता है। हाँ, मेडिकल दुष्टता है। तो अब लाइफ जो है ना, ये जिसे बोलते हैं कि कच्ची गृहस्थी होना, तो ये नहीं, मैं आपकी बात से 200% सहमत हूँ। तो मैं केवल और केवल अपना रोल उतना ही रखना चाहता हूँ और रखता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं इंटरेस्ट लेता नहीं। नहीं, आप ठीक कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं अपने को सीमित रखते हुए जो मेरा अनुभव है और जो मेरा काम है, वो एक मतलब भगवान की बुद्धि ऐसी उन्होंने घुमाई कि मैं मतलब आंदोलन छोड़ने के बाद ये रिसर्च और पॉलिटिकल कंसल्टिंग में चला गया। तो अब थोड़ा बहुत जो देखो, क्या पॉलिटिकल कंसल्टिंग हो सकती है जहां दुष्ट जो है अपने लाभ के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, अपने लोगों को जो है ना दुष्टों को खड़ा करते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर टिकट बांटती हैं। ये सभी लोग जो है, इन्हें दुष्टों में ही जो है विनेबिलिटी दिखती है, तो दुष्ट, दुर्जन, अपराधी, बाहुबली और धनबली में इन्हें जो है ना विनेबिलिटी दिखती है, तो उन्हीं को टिकट देते हैं। और सभी राजनीतिक पार्टियां बिना किसी भेदभाव के लिए के जो है फ्रीबी बांटती, दारू बांटती, साड़ी बांटती, पैसे बांटती, मुर्गे बांटती, गरीबों के वोट खरीदती, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, और कोई भी सत्य के साथ नहीं खड़ी है। ये सब दुष्ट हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता इस देश का भला नहीं कर सकता है। मैं बहुत गंभीरता से ये पॉइंट दे रहा हूँ। सूत्र देता हूँ जी, इस पे सोचिएगा आप जी। हमारे देश का जो वोटर है जी, जो आम जनता है जी, वो इतनी ठगी गई है कि अब उसका बातों से विश्वास उठ गया है। कितनी भी आप अच्छी बातें करती रहिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप अच्छी बातें करने की बजाय सीधी सी बात कहो कि अच्छे भारत का संकल्प लो, अपने लोगों को जोड़ो, और स्वयं जो है ना एज ए लीडर इमर्ज हो। तुम ही जो है ना सरपंच बनोगे, तुम ही पार्षद बनोगे, तुम ही जो है विधायक बनोगे, तुम ही मुख्यमंत्री, तुम ही जो है ना जिला पंचायत अध्यक्ष, तुम ही देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बनोगे। तो अपने लोगों को जोड़कर जो मेरिट लिस्ट में स्थापित होगा वो इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, पार्षद और पंच सरपंच बनेगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अभी मैंने उनसे कहा था, रामवीर जी से, कि मैं आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप जो है नंबर 1 पर आकर आपने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली, और फिर मैंने उनको वो 4 चरण की प्रक्रिया समझाई, और फिर मैंने उनसे पूछा कि बताओ, आप 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के सामने शपथकृत प्रधानमंत्री रामवीर सिंह बौना होगा कि नहीं होगा? उन्होंने माना कि हाँ, बौना होगा। तो हमने उसका डायलॉग भी दिया था कि रामवीर हैं तो संभव है इस तरीके के डायलॉग विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका औचित्य ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने शपथ ले ली। उन्होंने शपथ ले ली, और वो वार्तालाप मैंने शेयर की है, आपके ग्रुप में भी शेयर की है, उसे सुनिए। शपथ को पूरा करेंगे, पक्का करेंगे पूरा। उनकी उस बात को तुम सुनो ना, आपको लगेगा कि वो अंदर से बोल रहे थे। रामवीर जी मेरे 12-15 साल पुराने परिचित हैं। एक अच्छे इंसान हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, अच्छा भारत चाहते हैं। हमने उनको एक तरीका बता दिया बस, कि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ तरीका बताया, मैंने उसकी जिम्मेवारी उनको ही सौंप दी। मैंने कहा आप करो इसको आगे। तो सर मैं अपनी लिमिटेशन बता चुका, ये मेरी लिमिटेशन है। नहीं, देखिए, मुझे आप जिस स्वरूप में, जिस क्षमता के साथ हैं, मुझे अभिषेक जी उसी स्वरूप में स्वीकार है। यदि अभिषेक जी जो है स्वयं अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं, और जहां कहीं भी जाएं वहां भी अच्छे भारत का संकल्प दिला दें, तो अभिषेक जी आप सभी सीमाओं के साथ भी इस देश की बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे। आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इतनी जिम्मेवारियों के बावजूद भी आपका जो डेडिकेशन है उसको मैं सलाम करता हूं।
ऐसा डेडिकेशन देखने को नहीं मिलता है। जो आपकी बात में गंभीरता है वो प्रोफेसर संजय शर्मा की बात में भी नहीं है। नहीं वो हमारे बड़े देखो भाई यार, मैं देखिए मैंने कड़वा बोलने का शपथ लेके रखी है, तो मैं मीठा बोलूंगा नहीं। तो अच्छे भारत के साथ साथ मैं कड़वा बोलकर लोगों को जगाऊंगा, और मीठा ना बोलने की मैंने कसम ली है। जी, जी। क्योंकि जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए तो मैं समझाता हूँ, कड़वे बनकर काम करो, अच्छे भारत का संकल्प लो और अच्छे भारत का निर्माण करो। अच्छे भारत का निर्माण लेने की तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आपको बिना कुछ किए अच्छा भारत मिल जाएगा। जी। और फिर देखो अभिषेक जी, मेरी दूसरी बात आपसे पूछना है कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए, ये बताओ। आप इसी दुष्ट गली सड़ी व्यवस्था में आपका सिर फटा होगा, पुलिस वाला थाने में जाएंगे, वो आपको गाली दे के भगा देगा। संकल्प हमारी परंपरा में कैसे लिया जाता है? हाँ। हमें कोई परंपरा की जरूरत नहीं है। मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं अच्छे हाँ, संकल्प की बातचीत कैसे लिया जाता था? आप भगवान की शपथ ले लो, आप जो है ना माता पिता की शपथ ले लो, आप भारत माता की शपथ ले लो। संकल्प में बोला नहीं जाता था उसमें। अरे भैया देखो, हमें बोलने वाला संकल्प चाहिए जिसको देख के दूसरे लोग जो है ना संकल्पित होने में आगे बढ़े। हमें मौन व्रत वाला मन वाला संकल्प नहीं चाहिए, हमें तो उसका वीडियो भी चाहिए जिसे हम क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करेंगे। तो आप तो बोल रहे हैं कि बोल के नहीं चाहिए, हमें जोर जोर से बोलने वाला चाहिए, और उसका वीडियो बना के आप टेलीग्राम पे शेयर करें जिससे हम क्राइम फ्री भारत पे उसे अपलोड करेंगे। आपको देखिए तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और हम अभी से क्या बताएं, आगे क्या था मालूम नहीं, मुझे तो इतना ही याद है जितना मैंने कह दिया। आजकल तो गूगल माता से पूछा जा सकता है, यदि आप कहें तो गूगल माता से पूछा जाए। एक मिनट अभी पूछते हैं। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। एक मिनट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह प्रसिद्ध कवि भारतीय क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा रचित एक देशभक्ति का हिस्सा है। इस पंक्ति का अर्थ है हमारे दिल में बलिदान होने की इच्छा है। राइट। और एक सेकेंड, पूरा एक मिनट, पूरा मैं खोज रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा तो मैं जरूर कोशिश हम इसमें आखिरी में आता है, हम अभी से क्या बताएं, क्या एक मिनट, मिल गया। यही है। देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं किसी यूं चुप तेरी महफिल में हूं। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह से, लजते सहरा न बर्दी दूर ये मंजिल में है। अब ना अगले पल बले हैं और ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिल बिस्मिल में है। ए शहीदे मुल्क वो ओ मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खींच कर लाई सबको कत्ल होने की उम्मीद,
आशिकों का आज जमघट पूछा एक कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आनंद आया? जी, हाँ? बहुत बहुत बढ़िया कि बहुत बढ़िया। तो ये गूगल माता बहुत मदद करती है भाई। देखिए उन्होंने तत्काल हमें मदद की और हम इसको निकाल पाए और हम इसको दुनिया को परोस देंगे अब। तो आपने इसे दुनिया को परोसने के लिए मुझे एक माध्यम बने, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। देखो एक चीज तो मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा भारत तो बनने वाला है। इस यात्रा में कौन हमराह होगा मुझे नहीं मालूम, जी लेकिन चरण चरित्र के घटिया लोग जो अपने लाभ के लिए जीते रहे हैं वो बहुत ही ओछे चरित्र के लोग हैं। कहने सुनने देखने में बड़े लगते हैं लेकिन वो बड़े कतई नहीं। सच बात। तो विवेक जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी तमाम परिस्थितियों और व्यवस्थाओं के बीच में आपसे जो कुछ बन पड़ता है वो जरूर अच्छे भारत के निर्माण में हमारी मदद करने में आप लगाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूंगा। लेकिन शर्त हमारी वही है कि आप अपने हर आयोजन में अच्छे भारत का संकल्प की कार्रवाई चालू कर दीजिए और समापन के समय भी चालू करिए, और उतने का एक अलग से वीडियो बना के यदि आप भेज देंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश होगा। इतने में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए कि है। इसमें कई सारे लोग हैं जो, अरे यार रहने दीजिए यार, जिनको अच्छा भारत के संकल्प में दिक्कत है उनसे कहिए विदा लो भैया इस ग्रुप से, हमें नहीं चाहिए आप। एक जो है एक सिस्टम तैयार करेंगे। थोड़ा सा अभी कुछ अव्यवस्थाएं हैं जो नहीं, लेकिन मेरा अभिषेक जी आपसे प्रार्थना है, जिसको अच्छे भारत के संकल्प लेने में दिक्कत है, ऐसे महानुभाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसने जमीन पे कितना भी बड़ा काम ना किया हो, मैं तो उससे नहीं जुड़ना चाहूंगा, मैं नहीं जुड़ना चाहूंगा। नहीं, अच्छा भारत अगर उसको हम वर्ड में डिफाइन करें, हमने आपको डॉक्यूमेंट दिया है कि अच्छा भारत का मतलब क्या है। एक लाइन जैसे बोलते हैं ना, एक लाइन में पांच जो है मौलिक अधिकारों सहित महापरिवर्तित 21 महालक्ष्यों से महापरिवर्तित भारत आपको मिल जाएगा। इसे अच्छा भारत कह रहे हैं। टैग लाइन ऐसे जैसे कि मानवता एवं प्रकृति केंद्रित विकास। ये देखो शब्द जाल से मुझे घृणा है, मुझे इससे दूर रहने दीजिए प्लीज। मुझे शब्द जाल में मत फंसाइए। उसका एक ही है, 5 मौलिक अधिकार 21 महालक्ष्यों वाला गणतंत्र स्वराज जो है ना, ग्राम स्वराज्य वाला, गणतंत्र स्वराज वाला अद्भुत भारत, जहां पर बटन दबाओगे तो आपकी घर पे एफआईआर दर्ज करने वाला एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर पहुंचेगा। जहां एफआईआर, गलत एफआईआर करने वाला, जहां पर झूठी गवाही देने वाला, जहां पर झूठे कथन लिखने वाली पुलिस, झूठे विवेचना करने वाली पुलिस और झूठी जरह करने वाले वकील, ये परजरी के जघन्य अपराध जिसको हम नए कानून में गठित करेंगे उसके तहत इनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा। 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ऐसे साक्ष्यों को संकलित कर पाएंगे जो आज की पुलिस सोच नहीं सकती है, और आपको अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए आपको न्याय मिल जाएगा। ये है अच्छे भारत की परिभाषा। अच्छे भारत को मैं अभिषेक जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसे 2 शब्दों में बांधने की कोशिश मत करो। जी जी, क्योंकि वो 2 शब्द जो है लोगों के घावों को
नहीं मरहम पहुंचा पाएंगे। ये अच्छा भारत कैसे जो है ना हर व्यक्ति के लिए एक दवा का काम करेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मुझे तब भी स्वीकार हैं जब आप दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, अपराधी हैं, बाहुबली हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस नए सिस्टम में आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं होगी, आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा। और यदि आप प्रवृत्ति में या आपके खून में, आपके डीएनए में दुष्टता आ गई है, तो हमारा ये अद्भुत सिस्टम आपको 45 दिन में संपत्ति जब्त करके जेल में सड़ा देगा, तो आपकी दुष्ट प्रवृत्ति अपने आप विलुप्त हो जाएगी। तो मुझे आप दुष्ट परिस्थितियों ने पैदा किया है या आपकी प्रवृत्ति ने पैदा किया है, मुझे दोनों परिस्थितियों में आप गिराए। जी। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि यदि आप लोगों को जोड़कर नंबर 1 आकर देश के प्रधानमंत्री की शपथ भी ले लेंगे, तो अभिषेक बाबू आप फिर भी 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के सामने अत्यंत ही बौने प्रधानमंत्री होंगे। इस देश के साथ अब कोई भी राजनेता गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। और यहां तो सभी गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां हैं। मतलब क्या दुष्टता है कि आप जीत रहे हैं, आप अपने कलीग को बुला के कैबिनेट में चर्चा करने की बजाय ऑल इंडिया रेडियो में जाके जो है आप युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं। क्या दुष्टता है? इसे आप गलती कहते हैं या दुष्टता कहते हैं? आपने 55 कानून जो है देश के संविधान के विपरीत बना दिए, वो भी वोट बैंक के लिए। ये शुद्ध दुष्टता है इस देश के साथ। 3 नए कानून के नाम पे आपने वही गुलामों वाले नियम थोप दिए। यह राजनीतिक दुष्टता है। और मैं वचन लेता हूं कि मैं मीठी बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए तो मैं समझाता हूं, मेरे अनुभव से काम करो, कड़वे वचन बोलो और लोगों को जगाओ और अच्छे भारत का संकल्प दिलाओ। तो आप समय मिल जाए तो आप मेरे दस्तावेज को जो रिफाइन करने की आपकी सोच थी, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि हाँ मैं उसको करूंगा। मैंने ढेर सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको शेयर किए हैं। यदि आप उसको और जगह जहां जहां शेयर कर सकते हैं करिए। उसमें क्या था ना कि वो पीडीएफ है, तो पीडीएफ को कन्वर्ट करना पड़ता है। और मैं आपको जो है ना वर्ड डॉक्यूमेंट में भेज दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? वर्ड आप दे दीजिए तो मैं उसको हाईलाइट मैं आपको जो है एडिटेबल वर्ड दे देता हूँ। आप तो छोड़िए, उसमें आप डायरेक्ट एडिट कर पाएंगे आप। जी वर्ड डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए तो मैं एक ओरिजिनल सेव करके दूसरा डॉक्यूमेंट बना के आपको देता हूँ, जिसको आप एडिट कर पाएंगे। जी और आप बिल्कुल उसको, चूंकि ओरिजिनल हमारे पास प्रिजर्व्ड है, तो आप बिल्कुल उसमें जितना जहां पे भी कलम चलाना है चाहे चला दीजिए। ये मैं आपको हक देता हूँ। जी मैं आपको करके दे दूंगा। चलिए, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, आप मुझे पहचान के बताइए, जो अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकता है, मैं उससे किनारा करना चाहूंगा। चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, चाहे वो अपने आप को कितना भी बड़ा समाज सेवी क्यों ना मानता हो, और जो कहता है मैं तो ऑलरेडी संकल्पित हूं, मुझे नहीं चाहिए वो। मुझे हर रविवार को उस संकल्प को दोहराकर वीडियो बनाने वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि उसको देखकर दूसरे लोग जो है ना प्रेरित होंगे। मुझे वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो कहता है मैं तो ऑलरेडी संकल्पित हूं, मैं तो यही कर रहा हूं। भैया तुम कर रहे हो तो हर रविवार को अच्छे भारत का संकल्प दिलाने में कोई कष्ट है क्या? नहीं, मैं अभिषेक जी आपसे पूछता हूं, यदि मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप हर रविवार को अपने संकल्प को दोहराएं और उसका वीडियो बनाएं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, दिक्कत होना चाहिए क्या? मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप सुनिए तो मेरी बात सुनिए। ये जो कार्यक्रम है जिसमें, देखो यार, मुझे ऐसे, मैं आप कहो तो मैं उससे एग्जिट भी कर जाऊं। मुझे ऐसे किसी कार्यक्रम में कोई रुचि नहीं है जिसमें लोग इतने दुष्ट हों कि अच्छे भारत का संकल्प ना लें। एग्जिट करने की और मैं ये भी कह रहा हूँ कि 30-34 लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये पूरी इकोसिस्टम बदलना पड़ेगी, इसमें नेतृत्व बदलना पड़ेगा, इसमें नियम कानून पैदा करने की क्षमता करना पड़ेगी। वही इनमें से किसी में औकात नहीं है कि वो ऐसा कर पाए। मैं ये एज्यूम कर रहा था, क्योंकि मैं तो पहुंच नहीं पाया वहां पे, पहुंचा तो बहुत लेट हो चुका था।
मैं ये एज्यूम कर रहा था कि वहाँ पर रेजोल्यूशन में ये आ जाएगा, और नहीं, वो मुझे रेजोल्यूशन तो हम पास कराने में सफल हो गए, क्योंकि हमने दूसरे को सामने खड़ा करके, और उसने जो है ना, जो मैंने कहा उसको आगे कह दिया, बात खत्म हो गई, तो बात तो पहुंच गई है वो। लेकिन सब लोग कहते कि मैं अच्छे भारत का संकल्प लूंगा, तो एक आनंद ही दूसरा होता। रेजोल्यूशन में अगर आ जाते तो सभी बाइंड हो जाते और उसको फॉलो अरे वो क्या करा देते। बाइंड होंगे यार ये लोग, जो जिनकी विद्वत्ता जो है ना अपने आप में लज्जा करने की नहीं है, जो इस देश के साथ इतने षड्यंत्र हुए उन्हें बताने की स्थिति में नहीं है, ये निर्लज्ज प्राणी हैं। हमें अपनी विद्वत्ता पे शर्म आने लगेगी तो हम इस देश को महान कल्याण कर लेंगे। हम निर्लज्ज लोग अपने लाभ के लिए जिंदा रहने वाले प्राणी हैं। गलत काम करके अपने आप को राजनेताओं का चरण सेवक बन के अपने लाभ को साध रहे हैं। जनता गुलाम बनी रहे, जनता दुष्ट बनी रहे। और ये तो देखिए ना, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि अभी 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें 46% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। अभिषेक जी, 251 सांसद जो है आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और इनमें से 170 तो बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के दोषी हैं, और 27 सांसद तो ऐसे हैं कि उन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी है, वो अपील की ऑक्सीजन पे बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। जय हो, मोदी है तो मुमकिन है। जहां पर लोग पार्लियामेंट में, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जहां लोग दुष्टता पूर्वक पार्लियामेंट में ड्रामा करते हैं, जब यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका था तो ये शर्त अपने आप में शून्य थी, फिर इतना बड़ा ड्रामा जो है ना भाजपा को करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? एक लाइन में क्यों नहीं कहते कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना नो मोर इज एग्जिस्टेंस, हेंस दिस कंडीशन इज नल एंड वॉइड। अब एक छोटी सी कंडीशन है कि प्रेसिडेंट से जो है ना नोटिफिकेशन जारी होता है, उसका एक सिंपल सा तरीका है कि हम अपने कैबिनेट में जो है ना कोई भी मसौदा पास करें, गवर्नर उसे नोटिफाई कर देगा। इतने साधारण तरीके से आर्टिकल 370 हट जाता। अभिषेक जी, ये कितनी बड़ी दुष्टता है कि 2014 में एक PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, जिसमें यही सब लिखा गया कि ये आर्टिकल 35A कभी पार्लियामेंट में नहीं गया है, और इस देश के संविधान ने राष्ट्रपति में वो शक्ति नहीं दी है कि वो कोई आर्टिकल पैदा कर दे, लिहाजा ये असंवैधानिक है, इसे शून्य घोषित किया जाए। हमारे मोदी हैं तो मुमकिन है, उन्होंने 2014 से 2019 तक जवाब भी नहीं दिया। यदि वो जवाब देते तो एक दूध पीता जज भी जो है ना उसे शून्य घोषित कर देता। लेकिन हम सब लोग तो सेखी बगाड़ना चाहते कि हमने किया है। राम जन्मभूमि में इतने, कितनी आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें जमीन में घपले हुए हैं। इन्हें क्या जरूरत थी जो है ना, इट इज ए वेरी टेक्निकल प्रोसेस। हमारे यहाँ पर जो मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठापना होती है, इट इज ए हाईली टेक्निकल प्रोसेस। यदि इसे समझना है तो कभी सदगुरु को देखिए, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठापना में मैं खुद उपस्थित रहा हूँ। इट इज हाईली टेक्निकल प्रोसेस, ये पूजा नहीं है। प्राण स्थापना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तांत्रिक प्रोसेस है। क्या जरूरत थी माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये करने की? क्या जरूरत थी माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने जो ना फर्जी डिग्री बनाने की? क्या जरूरत थी, मुझे बताइए ना। वो ऑलरेडी स्थापित जो है ना प्राइम मिनिस्टर थे, ये डिग्री विग्री उनके लिए कोई मायने रखती है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई मायने रखती है क्या? नहीं। तो फिर क्यों ये सब नाटक? और हम लोग अपनी एनर्जी इसमें उसमें, ये जाएंगे वो जाएंगे, गांव पे ग्राम में करके, अरे क्या करके दिखाओगे जिसे तोड़ दिया गया है? हमें अर्थव्यवस्था स्थापित करना होगी, और अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है जिस अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं वो मॉडल पहले आ गया था, मुझे तो लॉजिक ही नहीं मालूम था। अब मुझे 500% विश्वास है कि इसके अलावा भारत का कोई और कोई जो है ना कल्याण हो ही नहीं सकता है। हमें राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण और उसके तुल्य भारत विकास निधि का निर्माण करना ही भारत को समृद्ध बनाने का एकमात्र रास्ता है। और मैं हर विद्वान से जो है ना इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हूं। यदि वो उसमें कुछ लूप होल्स बताएंगे तो उनको प्लग कर देंगे, कुछ सुझाव देंगे तो उन्हें आत्मसात कर लेंगे। जी। तो आपकी इजाजत हो तो आपके संदेश के साथ इस चर्चा को विराम दिया जाए।
आपको देश की जनता के नाम क्या संदेश है माननीय अभिषेक जी? मैं अपने को बहुत छोटा मानता हूँ। लेकिन मैं आपको छोटा नहीं मानता हूँ। तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी आप शिद्दत से लगे हुए हैं। आप बहुत बड़े योद्धा हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। कोई शपथ तब ली जाती है जब लगता है कि हाँ बिल्कुल हम बिल्कुल फ्री हैं मेंटली। अभी अरे आप कुछ मत करिए, आप तो सिर्फ शपथ अकेले लीजिए। हम आपसे कुछ करने के लिए कह ही नहीं रहे हैं भाई, और हम तो आपके क्रियाकलाप बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं भैया। आप जो कर रहे हो, जितना भी कर पा रहे हो, वो मुझे सुरोधारी है। अब क्या प्रॉब्लम है? अरे यदि आप दुष्ट हैं तो मुझे तो दुष्ट के रूप में भी स्वीकार है। अब क्या प्रॉब्लम है? अगर इस तरह से है तो हमें क्या दिक्कत है? हम भी ये शपथ लेते तो फिर आप जो है हर सप्ताह मुझे जो है ना रविवार में जो भी 2-4-5 लोग आपके आसपास इकट्ठे हों, उनसे अच्छे भारत का संकल्प का वीडियो बना के आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजेंगे। ये आप संकल्प लेते हैं? मैं ये नहीं कर पाऊंगा ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने तो आपको कह दिया, आप जिस रूप मैंने ले लिया। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता हूँ सर, इसी में नहीं। देखिए मैं तो आपके वीडियो से दूसरे लोग यदि कुछ प्रेरित हो जाएं उसके लिए लिख रहा हूं। आप मत भेजिए, क्या दिक्कत है? मैं वीडियो अपना कहीं भी नहीं डालता क्योंकि अभी कुछ कारणों की वजह से मैं चाहता ही नहीं। मैं आपकी सभी शर्तें स्वीकार करता हूं। आप जिस रूप में लेना चाहते उस रूप में लेते रहिए, आप मन में लेते रहिए, लेकिन हर रविवार को जरूर ले लीजिए और मुझे फोन करके बता दीजिए कि मैंने आज अपनी शपथ दोहरा ली है। इतना तो कर पाओगे? मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा, वो रविवार हो या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ रविवार को एक बार अपने मन में अपनी शपथ दोहरा के मुझे फोन पे तो बता दोगे कि मैंने शपथ दोहरा ली है गुप्ता जी? शपथ तो वो हर घंटे दोहराई जाती है, लेकिन अब फोन पे जिस दिन बात होगी उस दिन बता देंगे। चलिए ठीक है। मैं आपको जिस रूप में आप कहोगे वो रूप में आप मुझे स्वीकार हैं। और अब वार्तालाप लंबी हो रही है तो मेरे ख्याल से हर अच्छी बात का वो करना होता है। डॉक्यूमेंट दीजिए तो मैं उसमें जो भी चेंजेस हैं जो लगेंगे मैं उसमें करने की प्रयास करूंगा, फिर चर्चा कर लेंगे। बहुत सुंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।